नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम एक खास चर्चित मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये जो मुद्दा है ये बड़ा ही चर्चित मुद्दा है और ये काफ़ी समय से चर्चा में बना हुआ है। मुद्दा क्या है कि देश की एक पीड़ित महिला से जुड़ा है। वो पीड़ित महिला कौन है? तो वो है बिल्किस बानो। ये महिला कौन है या इनके बारे में सामान्य अगर परिचय की बात करें तो ये गुजरात के 2002 के दंगों से पीड़ित महिला है। इस दंगों में अगर हम बात करें तो जो बिल्किस बानो है ये क्या है कि ये अपने परिवार के साथ उन दंगों में अपने जान को बचाने के लिए भाग रही थी और उसी दौरान क्या है कि भीड़ ने इनको पकड़ लिया और साथ ही इनके परिवार और इनकी बच्ची की हत्या कर दी और साथ ही क्या है कि इनके साथ गैंग रेप यानी सामूहिक बलात्कार किया गया। और उसी संदर्भ में क्या है कि ये मामला कोर्ट में चलता आ रहा है और इसी में क्या है कि 11 दोषी पाए गए थे जिनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। और उसी संदर्भ में क्या है कि अब 2024 में फिर से ये पूरा मामला चर्चा में आ चुका है और इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस बीबी नागरत्ना और जो उज्जवल भुइयां हैं इनकी बेंच ने एक फैसला दिया है। फैसला क्या है कि गुजरात के जो बिल्किस बानो मामला है इस कोर्ट में फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित जो 11 दोषी थे उनको गुजरात सरकार के द्वारा जल्द रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है और साथ ही क्या है कि 2 हफ्ते के भीतर इनको सरेंडर करने को कहा है और जिसके बाद इनको जेल भेजा जाना है। और इस तरह से अगर बात करें तो पिछले वर्ष ही गुजरात सरकार ने इन सभी 11 दोषियों को समय से पहले ही रिहाई दी थी। और इसी संदर्भ में क्या है कि ये कहा जा रहा है कि जो बिल्किस बानो केस है या जो मामला है इसमें गुजरात सरकार की जो कार्रवाई है वो कानून की भावना के खिलाफ से की गई थी और इसी पूरे मामले के कारण ये पूरा मुद्दा चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि उसके साथ भी फ्रॉड हुआ है। और इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश के सबसे बड़े न्यायालय या कह सकते हैं न्याय के मंदिर के साथ भी हमारे देश में फ्रॉड किया जा सकता है तो हम आम नागरिकों की क्या बात है। और साथ ही क्या है कि आज भी देश में एक पीड़ित महिला को न्याय देने में 2 दशक लग जाते हैं क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये वर्ष 2002 से जुड़ता है और इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देख लेते हैं कि आखिर ये जो मामला है वो क्या है। तो ये द हिंदू की न्यूज हेडलाइंस है। जो हेडलाइंस है उसको पहले देखते हैं। तो सप्रेशन एंड मिस स्टेटमेंट्स टू अब्यूज ऑफ डिस्क्रेशन व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन गुजरात गवर्नमेंट मूव ग्रांटिंग रिमिशन टू बिल्किस केस कन्विक्ट्स। तो ये पूरा मामला है और इसी के बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जानने समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये मामला जो है हमारे जीएस के पेपर 2 से जुड़ता है और साथ ही क्या है कि ये सोशल जस्टिस से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो पहले देख लेते हैं कि आखिर ये पूरा बिल्किस बानो जो मामला है ये क्या है। तो देखिए इस पूरे मामले की जो शुरुआत होती है वो वर्ष 2002 में होती है जब क्या है कि जो ये क्या है कि एक मोहम्मदन महिला है बिल्किस बानो ये अपने परिवार के साथ क्या है कि अपने ननिहाल किसी पर्व के कारण जाती हैं और उसी दौरान गुजरात में दंगे हो जाते हैं और उसके बाद जिस गांव में ये रहती हैं वहाँ के जो निवासी हैं अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग 10-12 के गुटों में अलग अलग दिशाओं में भागते हैं ताकि ये जान बचा सके। ये भी क्या है कि अपने परिवार के सदस्यों जिसमें 3 वर्ष की इनकी बच्ची शामिल होती है, इनकी माँ इनके समूह के साथ होती हैं और उस दौरान बिल्किस बानो मात्र 21 वर्ष की रहती हैं और साथ ही क्या है कि ये 5 मंथ की प्रेग्नेंट भी रहती हैं। और उसी दौरान उस दंगे की भीड़ जो थी वो इनके समूह को घेर लेती है और फिर क्या है कि इनके परिवार वालों के साथ बड़ी ही यातना दी जाती है और साथ ही क्या है कि उनकी हत्या कर दी जाती है। और उस दौरान क्या है कि जो बिल्किस बानो है
इनके साथ गैंग रेप किया जाता है, उस भीड़ के द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाता है और इनको मृत समझकर भीड़ वहीं पर छोड़कर चली जाती है। बाद में 4-5 घंटों के बाद जब इनको होश आता है तो ये किसी तरह से वहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचती है और वहाँ किसी से सहायता लेकर क्या है स्थानीय पुलिस स्टेशन तक पहुँचती हैं और फिर क्या है कि वहाँ एफआईआर दर्ज कराना चाहती हैं, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उन्हें डांट फटकार कर या कह सकते हैं एक सामान्य रिपोर्ट लिखकर इनको भगा देती है। फिर ये रिलीफ कैंप पहुँचती हैं और वहाँ के इंचार्ज के द्वारा इनका मामला क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुँचता है और फिर क्या है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और फिर इसी मामले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट क्या है कि सीबीआई को इस मामले की जांच करने का दिशा निर्देश देती है। उसके बाद क्या है कि इनके साथ धमकियां या इनको धमकियां दी जाने लगती हैं और फिर क्या है कि ये कोर्ट से ये निवेदन करती हैं कि इनके मामले को इनके राज्य यानी गुजरात से किसी अन्य राज्य या किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित ट्रांसफ़र कर दिया जाए। फिर इनके मामले को क्या है कि महाराष्ट्र ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद क्या है कि मुंबई की जो स्पेशल कोर्ट होती है इनके मामले की जांच करती है और इसमें क्या है कि 11 लोग नामित किए जाते हैं, जिसमें बाद में 11 लोग इस पूरे मामले में दोषी करार दिए जाते हैं। यानी जो 11 लोग हैं उनको रेप यानी बलात्कार और साथ ही क्या है कि हत्या के मामले में दोषी करार दिया जाता है। उसके बाद उनको क्या है कि आजीवन कारावास दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। फिर क्या है कि ये कोर्ट में उसके लिए याचिका दायर करते हैं और उसके बाद जो मुंबई कोर्ट होती है इनकी याचिका को बर्खास्त करती है और इनकी सज़ा बरकरार रहती है। तो क्या है कि इस तरह से ये पूरा मामला है और इसी मामले के संदर्भ में क्या है कि ये समय दर समय मामले में अलग अलग मोड़ आए हैं और ये देश का बड़ा ही चर्चित मुद्दा रहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि आज तक इस मुद्दे में कई ऐसे मोड़ आए हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को यह तक कहना पड़ा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ भी फ्रॉड हुआ है, यानी बहुत सारे फैक्ट उससे छुपाए गए हैं। और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें कि कोर्ट ने क्या किया था कि गुजरात सरकार से इस मामले के जितने भी ओरिजिनल रिकॉर्ड थे वो मांगे थे और इस मामले में क्या है कि 11 दिनों की सुनवाई बीबी नागरत्ना और क्या है कि उज्जवल भुइयां की बेंच के द्वारा की गई और जिसके बाद ये क्या है कि ये फैसला आया है जिसमें क्या है कि इन सभी 11 जो दोषी हैं इनको फिर से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है और ये कहा है कि 2 हफ्तों के अंदर ये सरेंडर करें और इनके बाद क्या है कि इनको फिर से जेल भेजा जाना है। तो ये पूरा मामला था। अब हम देख लेते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में जो मुख्य कार्रवाई हुई या अब तक क्या हुआ, अगर उसकी हम बात करें तो देखिए वर्ष 2008 में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिल्किस बानो के साथ जो गैंग रेप हुआ था और जो इनके परिवार की हत्या हुई थी जिसमें 3 वर्ष की इनकी बेटी भी शामिल थी, इसी के संदर्भ में क्या है कि 19 अभियुक्तों को नामित किया जिसमें से 11 अभियुक्त दोषी करार दिए गए और उसके बाद उनको आजीवन कारावास प्रदान किया गया। और इस सज़ा के बाद क्या है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में इन 11 दोषियों ने क्या है कि फिर से याचिका दायर की, लेकिन फिर क्या है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज करते हुए सज़ा को बरकरार रखा। उसके बाद क्या होता है कि इन 11 अभियुक्तों में से एक राधे श्याम शाह है जिसने सज़ा माफ़ी की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को गुजरात सरकार को इसकी सज़ा के लिए निर्देश दिया कि वो इस पे सुनवाई करे और फैसला ले कि इनके साथ क्या करना है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि गुजरात सरकार ने इससे संबंधित एक कमेटी गठित कर दी और राज्य सरकारों के पास चूंकि पहले से ये अधिकार होता है और वो क्या है कि सीआरपीसी की धारा 432 के तहत सज़ा को माफ़ करने
उसको कम करने या उसमें रियायत बरतने का अधिकार राज्य सरकारों को दंड प्रक्रिया संहिता 432 या सेक्शन 432-33 के अंतर्गत ये अधिकार इनको प्रदान किया गया है। और इस कमेटी ने इस मामले में सभी 11 दोषियों की सजा माफ करने का फैसला लिया और उन्हें रिहा करने की सिफारिश की। और इसके बाद 15 अगस्त 2022 को इन सभी 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया। तो यहाँ तक ये मामला आगे बढ़ता है और इसी के बाद क्या है कि फिर से बिल्किस बानो के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई और उसी के बाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक खंडपीठ गठित की, जो कि क्या था कि बीबी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां के अध्यक्षता में था। और इसी बेंच ने क्या है कि ये फैसला दिया और कहा कि बिल्किस बानो केस में जो 11 दोषियों को सजा माफ करने का जो गुजरात का फैसला है वो सही नहीं है और इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने रद्द कर दिया और इन दोषियों को 2 हफ्ते का समय दिया और कहा कि इस समय सीमा में ये क्या करे, सरेंडर करे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोषियों की सजा माफ़ी की अर्जी पर विचार करने का जो अधिकार है वो गुजरात सरकार का नहीं है बल्कि महाराष्ट्र सरकार का है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट इसलिए कहती है कि इस अर्जी पर वही राज्य फैसला कर सकता है जहां सजा सुनाई गई हो या जहां पर क्या है कि ये मामला कोर्ट में सुनवाई किया गया हो। इस आधार पर क्या है कि राज्य की सरकार जहां अपराध हुआ है या जहां दोषियों को जेल भेजा गया है इससे संबंधित है। और इस आधार पर क्या है कि महाराष्ट्र सरकार को ही ये अधिकार था, क्योंकि मुंबई की खास विशेष कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी और वहीं पर इससे संबंधित जो दोषी थे उनको सजा दी गई थी। और दोषियों की सजा माफ़ी और रिहाई में गुजरात सरकार की इन 11 दोषियों में से एक जो दोषी राधे श्याम शाह है उसकी मिली भगत पर भी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाए और राधे श्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की और तथ्यों को रखे बिना सजा माफ़ी की मांग की। यानी इस आधार पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी गुजरात सरकार और राधे श्याम शाह के द्वारा जो याचिका दायर की गई उस पर सरकार को फटकार लगाई कि उन्होंने फैक्ट को छुपाया है और इस आधार पर फ्रॉड किया गया है। और इस आधार पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की आलोचना की है और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की समीक्षा के लिए कोई आवेदन भी दायर क्यों नहीं किया, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से प्रश्न पूछा है, जिसमें क्या है कि इन दोषियों की सजा पर छूट का फैसला करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दूसरी बात कि गुजरात सरकार इनकी सजा पर छूट का फैसला करने के लिए उपयुक्त सरकार नहीं थी, बल्कि जो उपयुक्त सरकार थी वो महाराष्ट्र थी। और इस आधार पर क्या है कि यह एक क्लासिकल मामला है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल छूट के आदेश पारित करने के लिए कानून के नियमों का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। और इस आधार पर ये मामला बड़ा ही एक तरह से कह सकते हैं कि अलग तरह का हो जाता है, जिसमें क्या है कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आधारों पर गुजरात सरकार को आदेश दिया था कि वो इस मामले की सुनवाई करे, लेकिन क्या है कि उसका दुरुपयोग किया गया निजी हितों के लिए या कह सकते हैं मिली भगत के आधार पर। और इसी कारण से गुजरात सरकार के इस कार्रवाई या जो राधे श्याम जो एक्यूज्ड है उसके लिए कहा गया है कि इसने फैक्ट छुपाए हैं और जो कोर्ट की टिप्पणियां थी उसको भी क्या है कि उसको नज़रअंदाज किया है। और इस आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके साथ छल किया गया है, फ्रॉड किया गया है। और इसी के बाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि जो इनको रिहाई करने का गुजरात सरकार का आदेश था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रद्द कर दिया है और फिर से इन सभी 11 दोषियों को तलब किया है और ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर ये क्या हो कि यहाँ पर हाजिर हों और उसके बाद इनको जेल भेजा जाना है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी हमारे देश में एक महिला को न्याय पाने में और उसमें भी इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले जिसमें क्या है कि सीबीआई इन्वॉल्व है,
बहुत सारे एनजीओ इन्वॉल्व है, बहुत सारे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है और कई मंचों पर ये मामला बड़े स्तर पे उठाया गया, फिर भी ऐसे मामले को न्याय पाने में 2 दशक लग जाते हैं। तो आम नागरिक जिनके मामले हाईलाइट नहीं हो पाते या जिनके पास वैसी सुविधाएं नहीं है, तो उनके साथ हमारे देश में न्याय कैसे मिल सकता है, ये बड़ा ही एक सोचने वाला प्रश्न है। और इस आधार पर भी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके साथ भी फ्रॉड किया गया है, तो अगर हमारे देश के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण न्याय देने वाले जो न्याय का मंदिर है, अगर उसके साथ भी हमारे देश में फ्रॉड हो सकता है, तो हम आम नागरिकों के साथ क्या हो सकता है और अभी भी देश में न्याय से संबंधित किस स्तर के सुधार किए जाने की आवश्यकता है, ये हमें सोचना होगा। और इसी चर्चे पर एक हम प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत राज्य सरकारों के पास किसी भी व्यक्ति की सजा माफ करने का अधिकार है? पहला विकल्प है भारतीय दंड संहिता की धारा 432, दूसरा है सीआरपीसी की धारा 432, तीसरा है सीआरपीसी की धारा 430 और चौथा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 432। तो इस तरह से क्या है कि आज हमने चर्चा कर ली कि जो बिल्किस बानो मामला है, जिसमें क्या है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक खास कह सकते हैं फैसला आया है और उसने क्या है कि इन सभी 11 दोषी जो क्या है जिनको गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था, फिर से इस पूरे फैसले को रद्द किया है और इनको फिर से तलब किया है और ये कहा है कि ये 15 दिनों में क्या हो, हाजिर हो। 2 हफ्ते के अंतर्गत इनको सरेंडर करने का दिशा निर्देश दिया गया है, जिनको फिर से जेल भेजा जाना है। तो फाइनली अगर हम ये देखें तो देश में अभी भी न्याय के लिए या न्याय के स्तर पे बड़ा ही समस्या है और इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए अभी भी देश में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में देखेंगे कि बिल्किस बानो ने बड़े ही निडरता और बड़े ही हिम्मत का परिचय दिया है, जिसके कारण ही आज उनको, उनकी बच्ची को, उनके परिवार को और इस दंगे में पीड़ित अन्य जो परिवार हैं, जो सदस्य हैं, उनको भी शायद न्याय मिल पाएगा। तो इस तरह से क्या है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें मजबूत होना पड़ेगा और अपने न्याय के लिए लड़ना होगा। तो इसी मुद्दे के साथ हम आज इस चर्चा में इसके विभिन्न पहलुओं पर बात किए। एक नए मुद्दे के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।